जय हिंद दोस्तों। आज हम रिसेंटली कंडक्ट हुए WRDA अमीन पटवारी एग्ज़ाम के जीएस सेक्शन वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। विच बुक वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए है मेघदूत, ऑप्शन बी है हर्षचरित्र, ऑप्शन सी इंडिका और ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी इंडिका। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं उनके क्या सॉल्यूशन होंगे। तो मेघदूत जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, वहीं हर्षचरित्र लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा, और राजतरंगिणी को लिखा है कल्हण ने। व्याख्या देखेंगे पहले क्वेश्चन की। तो मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और उसने अपनी बुक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और समाज का वर्णन किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है प्लेस द इंडियन रिवर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर। भारतीय नदियों को उनके लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। ऑप्शन है चंबल, सोन, तापी और महानदी। तो चलिए देख लेते हैं इन नदियों की लंबाई क्या है। चंबल है 960 किलोमीटर, सोन नदी है 784 किलोमीटर, तापी नदी है 724 किलोमीटर और महानदी है 858 किलोमीटर। अगर आप इनको लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले सबसे कम लेंथ वाली नदी आएगी, यानी तापी रिवर, यानी एम ऑप्शन। एम ऑप्शन दिया हुआ है बी और डी में। उसके बाद देख लेते हैं अगला ऑप्शन आएगा सोन रिवर 784 किलोमीटर, यानी एल ऑप्शन। ये भी बी और डी में दिया हुआ है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं महानदी 858 किलोमीटर, यानी ऑप्शन एन, जो कि दिया हुआ है डी में। और लास्ट में चंबल ऑप्शन है के 960 किलोमीटर। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन MLNK। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच ईयर वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्वेज कैनल कंप्लीटेड। स्वेज नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन है 1869, 1879, 1769 और 1779। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1869। 1869 में इसका जो है निर्माण पूरा हुआ था, और ऑफिशियली ये 17 नवंबर 1869 को चालू कर दिया गया। अगर पूछा जाए स्वेज कैनल है कहाँ, तो ये है इजिप्ट, यानी मिस्र में, और ये जो है मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ़ ए पर्सन स्टार्ट्स मूविंग साउथवर्ड फ्रॉम द नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल इनकाउंटर इन सीक्वेंस। यदि एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च उत्तरी अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ना आरंभ करता है तो उसे क्रम अनुसार कौन से वन अभयारण्य मिलेंगे, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन दिए हैं अचानक मार्ग, पामेड़, तामोर पिंगला और सीता नदी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर सबसे पहले मिलेगा तामोर पिंगला, जो कि है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद मिलेगा अचानक मार्ग, जो कि मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद मिलेगा सीता नदी, जो कि धमतरी में है, और लास्ट में मिलेगा पामेड़, जो कि बीजापुर में है। इस तरह हमारा करेक्ट आंसर होगा LJMK, यानी ऑप्शन बी। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तामोर पिंगला जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन अभयारण्य है। इसकी स्थापना की गई थी 1978 में, और इसका जो है एरिया है 608 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अचानक मार्ग की स्थापना की गई थी 1975 में, और इसका एरिया है 552 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है थर्ड लार्जेस्ट सेंचुरी है। वहीं बात करेंगे सीता नदी की, तो सीता नदी की स्थापना की गई थी 1974 में, और ये छत्तीसगढ़ का ओल्डेस्ट या फर्स्ट जो है सेंचुरी है, और इसका एरिया है 559 यानी 559 स्क्वायर किलोमीटर, और ये छत्तीसगढ़ का सेकंड लार्जेस्ट सेंचुरी है। द 2007 मेंस एशिया कप हॉकी टाइटल वाज वॉन बाय इंडिया बाय डिफीटिंग विच टीम इन चेन्नई। 2007 का पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब चेन्नई में भारत ने किस टीम को हराकर जीता था? ऑप्शन है पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मलेशिया
और चाइना। तो इसका सही आंसर होगा बी, साउथ कोरिया। ये क्वेश्चन करंट अफेयर न होकर हिस्ट्री बन गया है। 2007 में एशिया कप में इंडिया ने साउथ कोरिया को 7-2 से हराया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। भारत के संविधान का भाग 4 का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य, सी है द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और डी है द जुडिशरी न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर होगा बी, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4A आर्टिकल 51A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी से। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। DPSP जो है पार्ट 4 में दिया हुआ है और वो आर्टिकल 36 से 51 तक डील करता है। वहीं अगर बात करेंगे द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की, तो सेंट्रल का जो कार्यपालिका है पार्ट 5 में दिया हुआ है और वो आर्टिकल 52 से 78 के बीच में डील करता है। वहीं जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो भी पार्ट 6 में दिया हुआ है और वो 153 से लेकर 167 तक के आर्टिकल से डील करता है। वहीं अगर जुडिशरी की बात करेंगे तो यूनियन जुडिशरी जो है आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच है। वहीं अगर स्टेट जुडिशरी की बात करेंगे तो वो पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करेंगे तो वो स्टेट जुडिशरी के अंदर ही आता है और वो आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक डील करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, फ्रॉम विच प्लेसेस वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 बीइंग लेड। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किन स्थानों से कौन कर रहे थे? तो ऑप्शन दिया है कानपुर, लखनऊ, झांसी, दिल्ली। और मैच द फॉलोइंग में है लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और बेगम हजरत महल। तो चलिए मैच करते हैं। कानपुर से नाना साहब लीड कर रहे थे, यानी ऑप्शन ए का 3, जो कि सी और डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए और बी ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा मैच करते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, तो बी का हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन डी दिया हुआ है। और भी ऑप्शन मैच कर लेते हैं। झांसी दिया हुआ है तो झांसी का होगा लक्ष्मीबाई और दिल्ली का होगा बहादुर शाह जफर। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर यानी कि डी। स्फेरिक ओजोन डिप्लेशन, समतापमंडलीय ओजोन परत के क्षय की घटनाओं का सही क्रम मिलाइए। यानी बताना है कि ओजोन लेयर जो है किस तरह से डिप्लेट हो रही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रिलीज ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उत्सर्जन, यूवी रेडिएशन का ब्रेकडाउन, रिलीज ऑफ Cl रेडिकल, ब्रेकडाउन ऑफ O3 to O2, इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन ऑन अर्थ। तो इसको हम अगर क्रम से जमाएंगे तो सबसे पहले होता है CFCs का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन। उसके बाद होता है यूवी विकिरण, यानी यूवी रेस द्वारा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है बॉन्ड टूट जाता है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन का रेडिकल है वो अलग हो जाता है। उसके बाद जो ओजोन लेयर है O3 है उसका जो है विघटन होता है, ब्रेकडाउन होता है O2 ऑक्सीजन में। और O3 का विघटन होने के बाद जो है सन से जो यूवी रेज आती हैं वो इजीली इंटर कर जाती है एटमॉस्फेयर में, और इस तरह से जो लेवल है यूवी का वो बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन सीक्वेंसली दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा KLMNO, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को बढ़ावा, इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस,
संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना। और एम ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना। तो इस क्वेश्चन में अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं तो काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आपके लिए सरल हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को बढ़ावा देना, इसका आंसर नहीं होगा। यानी के ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये उद्देश्य है, बिल्कुल सही। इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना, ये भी ऑप्शन सही है। और निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, एलिमिनेशन ऑफ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये भी सही है। इस तरह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे, एल एंड एम ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कैंपोस, पंपास, लानोज और वेल्ड। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो ऑप्शन में देखेंगे एल एंड एम ओनली, जे एंड के ओनली, के एंड एल ओनली, जे एंड एल ओनली। तो इसका सही आंसर होगा जे एंड एल ओनली, जो कि ऑप्शन डी में है। कैंपोस जो है ब्राज़ील में मिलता है और लेनोस जो है वेनेजुएला में मिलता है। वहीं जो पंपास है वो अर्जेंटीना में पाई जाती है, वहीं और वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका जो है टेम्परेट रीजन में आते हैं। अगर आप इसको मैप में समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो एरिया है ये आता है ट्रॉपिकल रीजन में। उसके बाद इसके ऊपर जो आता है वो होता है टेम्परेट रीजन, और ये जो एरिया है ये है पोल रीजन। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था पीएससी 2024 में, जहाँ पास पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस रीजन में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं PYQ जो है कितना हेल्पफुल रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में चीनी का घुलना, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, और ऑप्शन डी है बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कागज का जलना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में हीट देखने को मिलेगा उसमें। तो इन तीनों ऑप्शन में देखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है और ना इसमें हीट जनरेट हो रही है। दूसरा डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, इसमें भी कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है और हीट भी जनरेट नहीं हो रही है। और लास्ट ऑप्शन बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें भी कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। इस तरह हमारा सही ऑप्शन हो जाता है बर्निंग ऑफ पेपर, ऑप्शन सी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन पंचायत, पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, आरक्षण का प्रावधान है। देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट, राज्य के विधानमंडल विधायिका में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। 106 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। 106वां संविधान संशोधन जो है लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण के संबंध में प्रावधान करता है। और लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 332A इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी आर्टिकल 332A जो है महिलाओं का राज्य की विधायिकाओं में जो है आरक्षण की बात करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन पंचायत, पंचायतों में जो आरक्षण है महिलाओं को वो दिया गया है, ये बिल्कुल सत्य है। कई स्टेट में
33% है और कई स्टेट में इसको 50% तक एक्सटेंड किया गया है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 रिजर्वेशन की बात कही गई है। वहीं अगर अगला ऑप्शन देखेंगे तो राज्य की विधान मंडल और विधान परिषद में आरक्षण की बात कह रहा है। तो विधानसभा में आरक्षण है मगर विधान परिषद में नहीं है, इस तरह ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगर के ऑप्शन गलत है तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दीजिए, और अगर पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, इस तरह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे एंड एम आर करेक्ट। और ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो 106 संविधान संशोधन क्या कहता है कि महिलाओं को आरक्षण तो दिया जाएगा, लोकसभा और विधानसभा में इनके आरक्षण की बात कही गई है, मगर राज्यसभा में ऐसा कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। तो इस तरह ऑप्शन सी गलत हो जाता है। अगला देखेंगे 106 संविधान संशोधन के तहत ही आर्टिकल जो है 332 ए को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, जो कि महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड है और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। ये अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है, जिसमें 1/3 एसटी और एससी कैटेगरी से महिलाएं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म? निम्नलिखित में कौन से सहभोजिता का उदाहरण है? सहभोजिता जहाँ पास एक जो स्पीसीज़ है वो अनअफेक्टेड रहता है और दूसरी स्पीसीज़ जो है वो बेनिफिट में रहती है, यानी एक स्पीसीज़ को फ़ायदा है और दूसरे स्पीसीज़ को न लॉस है न कोई प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री, आम के पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड। बर्नेकल्स ऑन वेल, वेल पर चिपके बर्नेकल्स। कैटल एरिग्रेट विथ ग्रेजिंग कैटल, चरती हुई गायों के साथ बगुले। प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन आरबीसी, मानव की लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम। तो आप इस ऑप्शन में देखेंगे प्लाज्मोडियम जो है वो है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब आपको नुकसान पहुंचाने वाला, यानी इसमें एक स्पीसीज़ को बेनिफिट तो हो रहा है मगर वो दूसरे स्पीसीज़ को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह से ऑप्शन जो है हमारा ये वाला कट जाएगा और ऑप्शन एम को एलिमिनेट करने के साथ ही हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरह ये तीनों एग्जाम्पल जे, के एंड एल कॉमन्सलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही काल क्रम में रखें, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुई हैं उसके बाद सबसे लास्ट में जो हुई हैं उनको आपको जमाना है। तो ऑप्शन है नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, कपार्ट, सिडबी और नाफेड। सॉरी, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनके ऑप्शंस में ही ईयर डाल दिए हैं, वैसे ईयर नहीं दिया गया था, फिर भी आप यहाँ पास दे ही दिया गया है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी नाफेड, उसके बाद इस्टेब्लिश हुई थी आरआरबी, उसके बाद हुई थी नाबार्ड, फिर कपार्ट और लास्ट में सिडबी। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, OLKMN। तो आइए जान लेते हैं इन सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़े बहुत जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीट भी हो सकते हैं और इनके इस्टेब्लिशमेंट के अलावा इनके हेडक्वार्टर्स और कुछ कुछ उनके जो फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। नाफेड की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। इसका ऑब्जेक्टिव था कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग को प्रमोट करना और फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाना। वहीं अगर नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक।
आरआरबी का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। इसकी भी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। इसका वैसे कोई हेड क्वार्टर नहीं होता, क्योंकि हर रीजन में एक एक रीजनल बैंक होते हैं और हर स्टेट के जो रीजनल रूरल बैंक हैं उनके हेड क्वार्टर्स अलग अलग होते हैं। अगला है कपार्ट। कपार्ट का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल सेक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम करे, ताकि जो पार्टनरशिप है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के बीच रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर उनको प्रोत्साहन मिले और उनके बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन हो सके। इसके लिए कपार्ट की स्थापना की गई थी सितंबर 1, 1986 को और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। अगला देख लेते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, जिसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर्स को जो है प्रमोट करना और उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि वो ग्रो कर सकें। सिडबी का हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में। आरआरबी की उस स्थापना का मुख्य उद्देश्य था रूरल क्रेडिट को बढ़ाना और छोटे जो है फार्मर्स हो गए, लेबर्स हो गए, इनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है जॉइंट पार्टनरशिप के साथ की गई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसका 35%। फर्स्ट आरआरबी जो था वो है प्रथम बैंक मुरादाबाद जो कि यूपी में है और प्रथम बैंक को स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ब्लैक सॉइल हैज़ हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। काली मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है। तो पहला स्टेटमेंट ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ये जो स्टेटमेंट असर्शन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा जो रीजन दिया हुआ है ब्लैक सॉइल हैज़ हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये गलत है। ब्लैक सॉइल में लैक ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। इस तरह ऑप्शन सी ए एस इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कथन सत्य है कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी, 26 नवंबर, 26 सितंबर, 14 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। अदर ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो 26 जनवरी है रिपब्लिक डे, 26 नवंबर को तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है और 14 अप्रैल को है डॉक्टर BR अम्बेडकर का बर्थडे। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ एडेड टू राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21A imposed duty on the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अध्याय में जोड़ा गया है। कारण है अनुच्छेद 21A राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो कथन दिया हुआ है कि 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है। और कारण दिया हुआ है आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का यह ड्यूटी होगा कि वो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये भी सही है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है।
कथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, इन 1921 हु डिस्कवर द रिमेन्स ऑफ एन एंशियंट सिविलाइजेशन एट अ प्लेस कॉल्ड हड़प्पा। 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को खोज किसने की थी? ऑप्शन है राधा कुमुद मुखर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी, R.D. भंडारकर, रोमिला थापर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राय बहादुर दयाराम साहनी। अगर आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो हासा मोर नाम की ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। हा से हड़प्पा है और सा से साहनी है, यानी हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। वहीं मोर से देखेंगे, मोर से है मोहनजोदाड़ो और रा से है राखल दास बनर्जी। इस तरह से हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने और मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू, प्रति व्यक्ति आय से आशय है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन है टोटल इनकम अपान टोटल पॉपुलेशन, कुल आय बटे कुल जनसंख्या। बी ऑप्शन है टोटल इनकम अपान टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, कुल आय बटे कुल जनसंख्या गुणे 100। टोटल पॉपुलेशन अपान टोटल इनकम, कुल जनसंख्या बटे कुल आय। और लास्ट ऑप्शन है टोटल पॉपुलेशन अपान टोटल इनकम इंटू 100, कुल जनसंख्या बटे कुल आय इंटू 100। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटल इनकम अपान टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। यानी आप जितने भी इनकम देश के अंदर कमा रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से और 100 से इंटू करने पर आपको PCI यानी पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। तो चलिए कुछ इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। RBI एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में इसके जो हेडक्वार्टर्स था वो था कोलकाता में, उसके बाद 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। RBI की स्थापना जो है शेयर होल्डर बैंक की तरह की गई थी, मगर 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस। सुमेलित करके सही उत्तर चुने। एक तरफ रेवोल्यूशन क्रांति दी गई है, दूसरा उससे रिलेटेड फील्ड दिया गया है। तो है ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, स्वर्ण क्रांति। फ्रूट्स फल, फिश मछली, मिल्क दुग्ध और डी फूड ग्रेन्स खाद्यान्न। तो सबसे पहले अगर मैच करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन से तो ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है फूड ग्रेन से, खाद्यान्न से। वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है मिल्क दूध से। ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है फिश मछली से। और गोल्डन रेवोल्यूशन जो है रिलेटेड है फ्रूट से। इस तरह आप देखेंगे ऑप्शन ए का हो जाता है 4, जो कि ऑप्शन ए और बी में दिया हुआ है। फिर हो जाता है बी का दिया हुआ है 3, जो कि ऑप्शन बी में है। सी का 2 और डी का 1। इस तरह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज ए माइक्रो न्यूट्रेंट एलिमेंट फॉर द प्लांट्स। कौन से तत्व पौधों के लिए महत्वपूर्ण मैक्रो न्यूट्रेंट हैं। न्यूट्रेंट्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और दूसरे होते हैं माइक्रो। मैक्रो जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है और माइक्रो होते हैं जिनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, थोड़े या नेग्लिजिबल टाइप के। मैक्रो में भी डिवाइडेड हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी एलिमेंट में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी एलिमेंट में आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं बोरोन, जिंक और आयरन। तो इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखेंगे आयरन, बोरोन, कैल्शियम, जिंक।
तो अभी हमने देखा कि माइक्रो एलिमेंट में है बोरोन, जिंक और आयरन। बोरोन, जिंक और आयरन यहाँ पास माइक्रो एलिमेंट है। और ऑप्शन बच जाता है कैल्शियम, जो कि हमारा मैक्रो एलिमेंट है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है अल्फा अल्फा इज द नेम ऑफ। अल्फा अल्फा नाम है, ऑप्शन है मिनरल, ग्रास, ट्राइब, एनिमल। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ग्रास। अल्फा अल्फा एक घास का नाम है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग संस्कार इन द ऑर्डर ऑफ देयर कंप्लीशन। निम्न संस्कारों को उनके संपन्न होने के अनुसार क्रम में लगाएं। ये हिंदू जो धर्म के 16 संस्कार होते हैं उन संस्कारों के बात कह रहा है और उन्हें क्रम से जमाने के लिए कह रहा है। ऑप्शन है पुंसवन, नामकरण, गर्भधान, जैतकर्म और सीमांतोन्नयन। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में नॉलेज है तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। लास्ट में इसमें आएगा नामकरण, जो कि हमारे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MKONL। तो आइए जान लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शन दिया हुआ है पुंसवन, नामकरण, गर्भधान, जातकर्म और सीमांतोन्नयन। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है गर्भधान। यह प्रथम संस्कार होते हैं जब एक महिला गर्भ धारण करती है और इसे गर्भाधान कहा जाता है। दूसरा जो संस्कार है वो है पुंसवन। पुंसवन का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुत्र को जन्म देना या नर को शक्ति देना। जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है उसके तीसरे या चौथे माह में इसे मनाया जाता है। संस्कार का उद्देश्य ये है कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है और माँ, उनको मानसिक और शारीरिक जो है संबल और शक्ति प्रदान करना है। तीसरे संस्कार की बात करेंगे तो सीमांतोन्नयन संस्कार। ये थोड़ा जटिल शब्द लग रहा है मगर ये बहुत ही, अगर आप सिंप्लीफाइड तरीके से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में इसको सधौरी नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे तो बेबी शावर बोल देंगे, और अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं गोद भराई, जो कि अमूमन 7वें 8वें महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे तो सीमांत उन्नयन का अर्थ होता है, सीमांत का मतलब है, सीमांत में देखेंगे तो उसका मतलब होता है बालों का मांग, यानी जो बालों का मांग होता है उसको उन्नयन उठाना। तो जो औरत का पति है वो उसके मांग को ऊपर उठाता है, इसी को बोल दिया गया है सीमांतोन्नयन। इस दिन उस गर्भवती महिला को परिवार के लोग फल, मिठाई और चावल आशीर्वाद के रूप में देते हैं। उसके बाद चौथा संस्कार है जातकर्म। यह बच्चे के जन्म के ठीक बाद और नाल काटने के ठीक पहले किया जाता है। जो पिता होता है, बच्चे का पिता, वो सोने की सलाई, गोल्ड स्टिक या अंगूठी से थोड़ा सा शहद और घी जो है बच्चे को चटाता है। लास्ट में होता है नामकरण। इस तरह 16 संस्कारों को जमा कर आप देखेंगे तो ऑप्शन MKONL आता है, यानी सबसे पहले जो है गर्भधान होता है, उसके बाद पुंसवान होता है, उसके बाद सीमांतोन्नयन, उसके बाद जातकर्म और लास्ट में नामकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज इन छत्तीसगढ़ कॉन्टेक्स्ट। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसको आपको जमाना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है महानदी, गोदावरी, गंगा, शिवनाथ। ट्रिब्यूटरीज में दिया हुआ है यमुना, पैरी, खारून और इंद्रावती। तो आप मैच करेंगे, महानदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो है पैरी रिवर, ए का 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी और सी जो है हमारे हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला ऑप्शन देखते हैं गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, बी का 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं गंगा। गंगा की सहायक नदी है यमुना, यानी सी का 1, और डी शिवनाथ। शिवनाथ की सहायक नदी है खारून। इस तरह हमारा
जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द इस्टेब्लिशमेंट इन छत्तीसगढ़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित की स्थापना, प्रकाशन या शुरुआत को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुए हैं और सबसे लास्ट में, तो इनको आपको क्रम में जमाना है। महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, छत्तीसगढ़ मित्र इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, एसीसी सीमेंट जामुल और दूरदर्शन सेंटर रायपुर। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय पीएससी में भी आ चुका है, हालांकि वहाँ पास ऑप्शन गलत था, मगर उसको आपको करते तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से ट्रेस कर लेते। महंत घासीदास म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1875 में। वहीं छत्तीसगढ़ मित्र जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1900 में। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला म्यूजिक यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। उसके बाद एसीसी जामुल, जो कि 1965 में दुर्ग के जामुल में इस्टेब्लिश की गई है। वहीं दूरदर्शन सेंटर रायपुर 1970s के दशक में रायपुर में इस्टेब्लिश की गई। इस तरह आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, NKMLO। यानी पहले महंत घासीदास, उसके बाद छत्तीसगढ़ मित्र, उसके बाद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, उसके बाद एसीसी जामुल और लास्ट में दूरदर्शन सेंटर रायपुर। क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट एसोसिएटेड विथ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है अभिजीत सेन कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। तो इसका सही आंसर होगा ए, अभिजीत सेन कमेटी। ये कमेटीज़ के बारे में लगातार व्यापम पूछ रहा है, तो आप इसको याद करके चले जाइए और इनको अच्छे से डिटेल तरीके से पढ़िएगा, तो आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं, अरेंज द इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि के अनुसार सही क्रम में लगाइए। यहाँ भी आपको सिंपली जमाना है। सॉरी, इस क्वेश्चन में मैंने पहले से ऑप्शन डाल दिया हुआ है। ऑप्शन है लखनऊ सेशन, टू हैंग भगत सिंह, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC, सूरत सेशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जहां कांग्रेस का विभाजन हो गया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, और बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, MONKL, यानी कि सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद 1916 में, उसके बाद सूरत सेशन 1907 में, उसके बाद लखनऊ सेशन जहां मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए थे, जिसको कांग्रेस और लीग पैक्ट भी कहा जाता है, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पैक्ट साइन हुआ था। और उसके बाद लास्ट में आता है टू हैंग भगत सिंह, भगत सिंह को फांसी देना, जो कि 23 मार्च 1931 की डेट है। और लास्ट में ये GS का क्वेश्चन था, मगर इसको रीजनिंग में दे दिया गया था, फिर भी हम इसको एक GS की तरह सॉल्व कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 में टाइटल्स और उन पर्सनालिटी का नाम दिया हुआ है जिनको ये टाइटल दिया गया था। तो ऑप्शन है पंजाब केसरी, पैट्रियोट्स ऑफ पैट्रियोट्स, आयरन मैन ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कॉलम 2 में दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए मिला लेते हैं। पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता था, देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, भारत के लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत की कोकिला है सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए का
2 है, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से होगा। ए और सी ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद देखेंगे बी का 4 है जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मिला लेते हैं अगला सी का 1 और डी का 3। इस तरह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसी तरह मेहनत करेंगे। बाकी और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।